Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है. टॉपिक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द केस स्टडीज. डेफिनेटली पेपर में आना ही आना है. कंट्रोलिंग प्रोसेस, नियंत्रण की प्रक्रिया. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस हम लोग बेटा लास्ट वीडियो में मीनिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस हम लोग कर चुके हैं. प्लानिंग और कंट्रोलिंग का के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ. आज की मेरी वीडियो द मोस्ट एम्फेसाइज करते हुए कंट्रोलिंग प्रोसेस के ऊपर है, जिसके ऊपर 100% केस स्टडीज के रूप में क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है. सो लेट्स स्टार्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस. बेटा मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रोसेस आता है तो प्रोसेस में स्टेप्स ऑर्डर वाइज. मेरा एक वीडियो है इम्पॉर्टेंट टिप्स टू सिक्योर द गुड मार्क्स फॉर द सक्सेस. उसमें मैंने बताया आपको कि जब भी क्वेश्चन आता है प्रोसेस के ऊपर तो हमेशा हमें ऑर्डर वाइज स्टेप्स को बताना पड़ता है. डोंट इंटरचेंज द स्टेप्स. स्टेप्स हमेशा ऑर्डर में ही होंगे. ओके नाउ कितने स्टेप्स हैं इसमें? 5 स्टेप्स आते हैं हमारे. स्टेप नंबर 1, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. पहले हमने स्टैंडर्ड्स को तय करना है. वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म. स्टेप नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. नंबर 3 इज द, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, स्टेप 1 को और स्टेप 2 को. कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स. जब हमने कंपेयर किया तो देखा क्या कोई डेविएशन है, तो हमारा बन गया स्टेप नंबर 4, एनालाइजिंग द डेविएशंस. डेविएशन मैंने डिफरेंसेस, राइट. तो इन डेविएशंस को हम पढ़ेंगे 2 तरीके से. एक तो CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की रिजल्ट एरियाज. MBE या फिर CBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या फिर कंट्रोल बाय एक्सेप्शन. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इनके ऊपर क्वेश्चन अलग से भी आता ही आता है. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 इज द टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अगर मान लो डिफरेंस आया, डेविएशन हुआ, तो क्या करेंगे? सुधार कर लो, करेक्टिव एक्शन ले लो फटाफट से. ठीक है ना, समय रहते ही गलती सुधार लो. चलिए अब हम 1 बाय 1 इन स्टेप्स को पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. नंबर 1 इज द, स्टेप 1 क्या है हमारा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. हमने अपने स्टैंडर्ड्स को तय करना है. ऐसा क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकें. द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. जब हमने बोला ना यहाँ पे हमने कंपेयर करना है इन दोनों को, तो पहले हमने इसको कंपेयर करने के लिए जरूरी है ना कि ये भी हमारा उसी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी. तो वही क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. ऐसा बेंचमार्क, ऐसा क्राइटेरिया टूवर्ड्स विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, जिसको पाने के लिए वो प्लान, वो टारगेट, वो गोल्स जिन्हें पाने के लिए पूरा टाइम हम काम करते रहते हैं. अब ये स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मैंने पर यूनिट. मैंने बोला 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दो, तो ये मेरा क्या है? क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आपको. कॉस्ट पर यूनिट, रिवेन्यू अर्न पर यूनिट, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं, टाइम पर आवर, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, टाइम स्पेंट. तुम्हारा ये क्या है? क्वांटिटेटिव है. फिर आपका क्वालिटेटिव, जब हमने फिगर्स में नहीं बताना, हमने हमारी गुडविल कितनी है, हमारा मोटिवेशन कितना है, हमारा मोराल कितना है, क्वालिटी क्या है हमारे प्रोडक्ट की, जिसको हमने फिगर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते, राइट. अब बारी आती है हमारी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए. नंबर 1, क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टाइम स्टैंडर्ड, कॉस्ट स्टैंडर्ड. हमने अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने इन स्टैंडर्ड्स को अपना एक बेस बनाया. क्वांटिटी में हम देख रहे हैं प्रोडक्शन की, सेल्स की क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी कितना है. ऐसी क्वालिटी में जो फिनिश गुड्स बन के आई हैं उनकी क्वालिटी कितनी आई है, कितना हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड टू द फॉर द प्रोडक्शन, है ना. तो हमारी क्वालिटी. टाइम, कितना टाइम लगा रहे हैं हम लोग, टाइम कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन. फिर कॉस्ट स्टैंडर्ड, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट,
ओवरहेड्स कॉस्ट, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट कितनी कितनी आ रही, हमारा बेसिस जो है वो स्टैंडर्ड्स के ये सब हो सकते हैं, राइट। मैंने थोड़ा सा इसको आगे और कर लेते हैं एक्सप्लेन। टू चेक द परफॉर्मेंस फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स कैन बी यूज्ड। जैसे कि प्रोडक्शन के लिए मैंने मान लो 4 डिपार्टमेंट है हमारे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला कि वो क्या देखेगा कि हमारे प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने इन मेजरमेंट्स को ध्यान में रखेगा, ये उसका बेस बन जाएगा परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। मार्केटिंग में क्या होगा, सेल्स होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, सेल्स का वॉल्यूम होगा, टर्नओवर होगी आपकी, है ना। तो सेल्स एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, तो सब कुछ किससे रिलेट करता है, हमारा मार्केटिंग से, सेल्स से। फिर आपका आया पर्सनल डिपार्टमेंट, HRM ह्यूमन रिसोर्स में मालूम ही है जिसका संबंध किससे होगा, एम्प्लॉय से होगा, लेबर से होगा। लेबर रिलेशंस कितने हैं, कैसे बने हुए हैं उनके, मैनेजमेंट का और वर्कर्स का। लेबर टर्नओवर, लेबर एब्सेंटिज्म, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है हमारे एक्चुअलिटी पे, एक्चुअल परफॉर्मेंस पे इनका भी प्रभाव पड़ता है, राइट। फिर ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होगा, फंड्स कितने हैं, कैपिटल कितने हैं, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, लिक्विडिटी कितनी है, तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। अब बारी आती है कि इन स्टैंडर्ड्स को हमने तय कैसे करना है, कैसे तय करें। स्टैंडर्ड जो हम बोले आ रहे हैं बार बार, क्वांटिटी, क्वालिटेटिव, टाइम, कॉस्ट, प्रोडक्शन, इन सबको हमने हाउ टू सेट द स्टैंडर्ड्स। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना सुनने में भी, नहीं, हमें अपने स्टैंडर्ड्स, मान लो मैं कहती हूँ कि मुझे आपसे 100% रिजल्ट की अपेक्षा है, माई एक्सप्रेशन इज टू एवरीवन सिक्योर 100% मार्क्स। तो ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड मैंने तय कर दिया फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इफ यू हियर माई वीडियोज, बाय फोकसिंग ऑन द स्टडीज, डेफिनेटली यू विल सिक्योर द 100% मार्क्स। मेरा क्या हुआ, परसेंटेज, राइट। तो मेरा मतलब स्टैंडर्ड जब हम तय करते हैं तो कैसे होने चाहिए, दे ऑल शुड बी मेजरेबल। ऐसे तय करो हर एक से कि वो बिल्कुल प्राप्त करने योग्य हो, अटेनेबल हो, रीजनेबल हो। लेकिन नहीं, बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स में तो हम 100% की अपेक्षा करते ही करते हैं। मेजरेबल है, हाँ होता है, रिजल्ट आता है इतना, तो रीजनेबल है, सिंपल है, वेरी गुड, क्लियर है हर एक बच्चे को, अंडरस्टैंडेबल भी है ना। तो फ्लेक्सिबल, बार बार सुनते रहोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी आपकी। रिजिड बन जाओ ना नंबर अटेन करने के लिए। लिसन, फोकस करो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। फोकसिंग ऑन द स्टडीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेजरेबल भी है, रीजनेबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, सिंपल, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल। हाँ, समझ में आ रहा है, मैम नहीं चाहती हैं हमसे। तो एक हमने आपके लिए डेविएशन टॉलरेंस लिमिट तय कर दी। डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, मैंने टॉलरेंस, अगर मान लो किसी बच्चे के 95% मार्क्स भी आ गए तो हाँ, विद इन लिमिट है ये हमारा, कोई बात नहीं। अगर आपने पीरियडिक में, प्री बोर्ड में नंबर इतने लेते कि 95%, तो मीन्स इट कैन बी टॉलरेबल, तो डेविएशन नहीं मानेंगे उसको हम, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हमने, दे आर मेजरेबल, रीजनेबल, समझ में आपको आए हुए हैं, अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल है, क्लियर है, फ्लेक्सिबल है, 90 to 100%, राइट। तो जब हम स्टैंडर्ड्स तय कर देते हैं, ये हमने आपके लिए रख दिया, एक्सपेक्टेशंस ये हैं हमारी। अब बारी आती है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम एंड में मेजरमेंट करें? नहीं, हम तो भाई टाइम टू टाइम मेजरमेंट करते रहेंगे ताकि समय रहते ही हम अपनी गलतियों को सुधार लें। Actual performance should be measured in an objective, reliable manner in the same units in which the standards are set, so that comparison is easier. मैंने अगर रखा यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में परसेंटेज रखा है मेजरमेंट, तो मैं परफॉर्मेंस भी आपकी परसेंटेज में ही मेजरमेंट करूँगी। शुड बी मेजर्ड ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, एंड में नहीं, समय रहते ही, समय समय पर ही। शुड बी मेजर्ड इन द टाइम टू टाइम। थ्रू कैसे करोगे मेजरमेंट? थ्रू सुपरविजन। इमीडिएट चेक करो, समय रहते ही अपना एक्शन भी ले लो टू अवॉइड फर्दर लॉस टू द रिमेनिंग वर्क। एक जो लॉस हो गया थोड़ा टाइम बीइंग के लिए, टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, टेस्ट नंबर 1 में, यूनिट टेस्ट में नंबर, प्रोडक्ट में अच्छे आएंगे, प्री बोर्ड में अच्छे आएंगे,
अल्टीमेट बोर्ड तो आना ही, वो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मानी जाएगी आपकी। तो हमने क्या किया, फर्दर लॉस ना हो गए रिमेनिंग वर्क पे, हम इमीडिएट चेक टू द सुपरविजन हम करते रहते हैं। कैसे चेक करेंगे? थ्रू द पर्सनल ऑब्जर्वेशन। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है ना आपकी, लिस्ट बनती है, मार्क्स लिस्ट बनती है, सैम्पल चेकिंग किया जाएगा, रेशियोज में, परसेंटेज में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो जो आप पढ़ के आ चुके हो ना, ये सब क्या है हमारे एक तरीके हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के, इन एन ऑब्जेक्टिव एंड द रिलायबल मैनर, द सेम यूनिट्स इन विच द स्टैंडर्ड्स आर सेट। व्हाई? सो दैट कंपैरिजन इज ईजियर। अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस भी नाप ली, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्टेप नंबर 3 में। नाउ कंपेरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। मान लो एक डिपार्टमेंट से हमने 100 यूनिट्स का हमने रखा था स्टैंडर्ड, 100 यूनिट्स का, रिजल्ट में देखा हमने 100 का 100 ही आ गया, वेरी गुड, नो डेविएशन। स्टैंडर्ड भी 100 यूनिट्स है, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आपकी 100 आ गई, तो नो डेविएशन, वेरी गुड, कीप इट अप। अगर 100 क्या बन गए 120, मोर देन एक्चुअल, प्लस 20 हो गए तो पॉजिटिव, वेरी गुड, इट इज मोटिवेटेड, एफिशिएंट है आप सब। अगर आ गया 80 100 से तो माइनस हो गया, ये तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब इस नेगेटिव को हम चेक करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर स्टैंडर्ड से बढ़कर आ गई या उतनी ही आ गई तो पॉजिटिव डेविएशन हुआ, अगर लेस देन हुई है, अब हमारा स्टेप नंबर 4 शुरू हो गया, एनालाइजिंग डेविएशंस। जब हम डेविएशंस में डिफरेंसेस को हम चेक कर रहे हैं, अब हम इस स्टैंडर्ड्स बीइंग अटेन्ड, देखा हमने कि जो मैंने रखा था स्टैंडर्ड, क्या वो वाकई में अटेनेबल था? इतना आप काम कर सकते थे कि आपकी कैपेसिटी 80 की ही थी? तो क्या स्टैंडर्ड्स अटेन्ड हैं, बीइंग अटेन्ड? इस डेविएशन एक्सेप्टेबल? -20 का आ रहा है तो क्या ये परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आ रहा है हमारा? तो हमने क्या चेक करना है, इस स्टैंडर्ड्स बीइंग अटेन्ड, इस डेविएशन एक्सेप्टेबल, इस स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेबल, जो हमने रखा हुआ था आपके लिए एक्सेप्टेबल 100 यूनिट्स, क्या वो एक्सेप्टेबल था? नहीं था तो उन स्टैंडर्ड्स को ही रिवाइज कर दो भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी एक डेविएशन की टॉलरेंस लिमिट अगर विद इन द टॉलरेंस लिमिट है तो कैन बी अवॉइडेड। मैंने बोला ना 95% में आपके आ गए, मैंने 100 मांगे थे आपसे, तो ये टॉलरेंस लिमिट के विद इन है, इट कैन बी अवॉइडेड। अगर क्रॉस है, कम, बहुत कम बढ़ गया आपका, नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द हायर लेवल। चेक करो भाई, चेक करो क्या वजह है, क्यों कम आया डेविएशन, क्यों हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम हो गई है, दैट नीड्स टू बी चेकड आउट। अब इन डेविएशंस के लिए हमारे 2 पॉइंट्स हैं, एक तो कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल CPC, और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैंने नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई इकोनॉमिकल नहीं है तुम हर एक्टिविटी पे चेक करते जाओ। क्रिटिकल पॉइंट्स को लो भाई, कंट्रोल ऑन द फोकस पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओनली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, KRAS, की रिजल्ट एरियाज। क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल जो कि वास्तव में एक संस्था की सफलता के लिए जरूरी है, क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की रिजल्ट एरियाज को चेक करो, इंपॉर्टेंट एरियाज को, उन पे फोकस दो। अगर मान लो फिर भी अनफेवरेबल आ गया, ऐसे एरियाज में भी आपका रॉन्ग आ रहा है, तो क्या होगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स, इट मे कॉज हैवी लॉस टू द एंटरप्राइज, हैवी लॉस। तो मैंने क्या बोला आपको, कंट्रोल ऑन द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मीन्स each and every activity can't be controlled. Control on the focus activities, important activities, key result areas which are important for the success of the organization. Right? Now come to the MBE, management by exception. Control by exception कहते हैं कि an attempt to control everything is control nothing. अगर सब छोटी छोटी बातों पे भी कंट्रोल करोगे ना
तो आप किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर हमने कोशिश की हर एक एरिया को कंट्रोल करने की, तो हम किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस शुड बी कंसिडर्ड। टॉप मैनेजमेंट को, हायर लेवल को ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशंस ही बताने पड़ेंगे हमको, विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स। इससे क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम हायर लेवल तक पहुंचा दो, जो बाकी एरियाज हैं वो तुम उनको सौंप दो अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनका मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? टाइम सेव होगा, एफर्ट सेव हो जाएंगे। अगर मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स सीपीसी को देखते हैं और एमबीई को देखते हैं, तो क्या होगा? उससे टाइम्स, एफर्ट सब सेव हो गए। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट एरियाज, फोकस ऑन द हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू मोरल द एम्प्लॉइज। जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है ना, अपने सौंप दो अपने सबॉर्डिनेट्स को। फोकस ऑन लोकेटिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, टाइमली सॉल्व करो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स शुड बी टाइमली सॉल्व्ड। समय रहते ही उन्हें, उन डेविएशंस को दूर कर दो, फोकस करो उनके ऊपर। लेस इंपॉर्टेंट वर्क गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स, उससे क्या होगा? उनका मोटिवेशन भी, उनका मोरल भी बढ़ेगा, राइट? अब आप पूछोगे कि मैम डेविएशन का कारण क्या होगा? वाई डेविएशन अकर्स? What may be the causes of deviation? Why the actual performance is less than the standard performance? सेट जो किया था हमने, क्या वजह है उसकी? मे बी ह्यूमन कॉजेज, डिसऑनेस्ट, टाइम पे काम नहीं करते हैं, केयरलेस हैं ह्यूमन कॉजेज में, है ना? फिजिकल कॉजेज, अनसर्टनिटी आ गई, अर्थक्वेक, फ्लड, कुछ भी ऐसा आ जाता है जो कि हमारी पहुंच से बाहर है। या फिर जो हमने स्टैंडर्ड्स तय किए थे आपके लिए वो भी रॉन्ग है, दे आर एस्टिमेटेड रॉन्ग। वो बहुत हाई तय कर दिए हैं, विच आर नॉट अटेनेबल, विच कांट बी अटेनेबल, अचीवेबल ही नहीं है वो। तो मे बी दैट कॉज फॉर द डेविएशन। या फिर अदर कॉजेज, मे बी सप्लाई नहीं आ रही इलेक्ट्रिकल की, मशीन्स ब्रेकडाउन हो गया, है ना? अब हमने क्या किया? डेविएशंस एंड देयर कॉजेज आर ट्रेस्ड आउट and reported to the higher authorities for timely action for the corrective action, right? अब ये क्या करना है हमने? फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से लेस हो गई तो क्या करेंगे हम लोग? उन जो भी डेविएशंस आ रहे हैं उन्हें अब रिमूव करो। प्रोडक्शन कम हो रही है, मशीन्स ब्रेकडाउन थी तो उनसे अब मशीन तुम्हारी ठीक हो गई ना, अब तुम वर्कर से ओवर टाइम ले लो तो ये अपनी प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाए। अगर आपका डेविएशन में प्रोडक्शन कम आ गई, यूनिट्स कम प्रोड्यूस हुए, वजह क्या थी? मशीन्स ब्रेक डाउन। अब तुम वर्कर्स, मशीन ठीक हो गई अब आपकी, अब उनसे ओवर टाइम लेकर उनका प्रोडक्शन बढ़ाओ। और जो गलतियां अब हो चुकी है ना, वो ऐसी मशीन्स दोबारा ब्रेक डाउन ना होने पाए। ब्रिंग द न्यू मशीन्स, अपडेट द मशीन्स सो दैट stopping repetition of any such problem in the future. लेकिन अगर within the permissible limits है तो then there is no need to take the action. अगर within the limit है, ठीक है ना? अब हम थोड़े से पढ़ते हैं causes क्या हो सकते हैं और उनके लिए हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। मटीरियल डिफेक्टिव है तो चेंज द क्वालिटी ऑफ मटीरियल। मशीनरी डिफेक्टिव है, चेंज मशीनरी, रिपेयर द मशीनरी। अगर मशीनरी ऑब्सोलीट है तो न्यू मशीनरी लेके आओ, अपग्रेड करो, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आओ। अगर हमारा प्रोसेस ही डिफेक्टिव है तो उसको मॉडिफाई करो ना मॉडिफाई, ताकि वो गलती दोबारा से रिपीट ना होने पाए। अगर हमारी जो वर्क कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट है जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वही डिफेक्टिव है तो चेंज करो, इम्प्रूवमेंट लेकर आओ अपने एनवायरनमेंट में। वर्कर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दो, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो। तो जो भी एक्शन लेना है, दैट एक्शन शुड बी टेकन टाइमली सो दैट सेम रेपिटेशन कैन नॉट बी इन फ्यूचर, राइट? तो जल्दी से बेटा करते हैं हम लोग इन स्टेप्स को दोबारा से। नंबर 1 इज द सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 इज द measurement of actual performance,
इन दोनों को हमने कंपेयर किया थर्ड स्टेप में, कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। डेविएशन आया तो उसको एनालाइज किया, आर डेविएशंस इन द की रिजल्ट एरियाज क्रॉस परमिसिबल लिमिट्स, इफ यस देन टेक द करेक्टिव एक्शन, रिवाइज स्टैंडर्ड करो। इफ नहीं, लिमिट के अंदर ही आ रहा है तो नो, वेरी गुड, नो करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन, कंटिन्यू वर्क करो, प्रोग्रेस को इम्प्रूव करो, अब सक्सेस को रिकॉग्नाइज करो। दिस वे अगेन द स्टेप विल बी रिपीटेड, राइट बेटा। अब देखो एक केस स्टडी ले लेते हैं बेटा फटाफट से। रुद्राक्षी लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड लग्जरी पेन्स। टारगेट है हमारा 700 यूनिट्स का। कंपनी हैड बीन सक्सेसफुली अटेनिंग द टारगेट until 3 months ago. Over the last few months, it has been observed that daily production varies between the 600 and 650 यूनिट्स। टारगेट हमारा कितने का है? 700 यूनिट्स का है। अभी पूछ रहा है हमसे आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन है जहाँ पे टारगेट भी दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है, तो कंट्रोल इज द फंक्शन। डिस्क्राइब द फर्स्ट 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। मालूम ही आप लोगों को स्टेप्स तो हमने 5 करे हैं, ये मांग रहा है फर्स्ट 4 स्टेप्स, तो फर्स्ट 4 ही लिखोगे ना बेटा। जब इसने मांगा फर्स्ट 4 स्टेप्स मांगे हैं तो यहाँ तक लिखोगे ना बेटा, यहाँ तक ही, राइट। तो प्रोसेस के स्टेप्स को ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी लिखोगे कि करेक्टिव एक्शन पहले आ जाएगा, पॉसिबल है नहीं ना। स्टेप्स शुड बी इन ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो आज का हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा हो गया बेटा। Please focus on your studies. Till then, thank you very much and goodbye.